है ही, ठीक है। अच्छा लिसन, एक्सक्यूज मी, सारे बच्चे जरा जवाब दे दें, ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे एक्सक्यूज मी, चले जी, ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी, देखिए जो हमारी फर्स्ट क्लास गुजरी थी यानी कि कल, एक्सक्यूज मी, मैं अब चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिकल वाइज, और जो है ना फिर इसकी देखते हैं, आज क्वेश्चन तो नहीं होगा, टॉपिकल वाइज हमारे पास चीजें आ जाएंगी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो ट्रिपल ए पढ़ने की जो डायनामिक्स है, इट्स डिफरेंट एज कंपेयर्ड विद डबल ए, ठीक है। आपको हमने जो डिस्कशन किया था, हमने क्या चीज डिस्कशन कर ली थी कि भाई आपके पास कौन कौन से सवालात कंफर्म आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन सी नहीं, ये सुनो, ऐसी कुछ बातें थी। सर आपके पास ये फाइनेंशियल ऑपरेशनल और नॉन कंप्लायंस रिस्क। अच्छा जी, वी हैव स्टार्टेड आवर टॉपिक, हमने हमारा एक टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। हम ऑडिट की कौन सी फेज में है, जल्दी बोले, कौन सी फेज में? प्लानिंग फेज में। क्या काम कर रहे हैं? रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। और दो तरह के रिस्क थे, एक क्या था आपके पास, बिजनेस, और दूसरा ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क थोड़ी देर के बाद, पहला क्या है, बिजनेस रिस्क। सर व्हाट इज बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क का मतलब होता है व्हाट कैन गो रॉन्ग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन दैट कमेंट या इवैल्यूएट द बिजनेस रिस्क, यू आर नॉट सपोज्ड टू थिंक लाइक द ऑडिटर, बट इंस्टेड यू आर सपोज्ड टू थिंक लाइक द बिजनेसमैन, यानी कि ओनर बन के आपने सोचना है। ऐसी बात हुई थी, ये सुनो, ठीक है। और बिजनेस रिस्क को अगर आप वो करो, इवैल्यूएट करें, तो बिजनेस रिस्क में कितनी तरह की रिस्क नजर आ रहे थे बेटा? तीन। कौन कौन से? फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, और नॉन कंप्लायंस का रिस्क। ये सुनो, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और नॉन कंप्लायंस का रिस्क आपके पास नजर आ रहा था। ये सुनो, एक्सक्यूज मी, ये वाली बातें हम लोग कर चुके थे। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई थी, एग्जाम रिक्वायरमेंट में आपको क्या चीजें आएंगी। जी बेटा, एग्जाम रिक्वायरमेंट में आपको क्या आएगा? सवाल आएगा, किस लिहाज से बेटा सवाल आएगा बताइएगा? इवैल्यूएट या फिर कमेंट। मोस्टली लफ्ज क्या लिखा होगा? इवैल्यूएट द व्हाट, इवैल्यूएशन की स्किल्स चाहिए, और क्या चाहिए? कमर्शियल एक्यूमेंट। अभी हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल गोना डू, विल टेक फ्यू एग्जांपल्स टुडे, एक दो टॉपिक्स, तो हम शायद इस लायक होंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या कर रहे होंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्यों डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते, इतना बड़ा क्वेश्चन है। आपको आंसर में ड्राफ्ट क्या करके लिखना है? मैटर, मैटर के साथ क्या लिखना है? रिस्क, और उस रिस्क से होने वाला क्या लिखना है? जी बेटा, उस रिस्क से होने वाला आपको क्या लिखना है? इंपैक्ट लिखना है, ठीक है। मैटर, रिस्क, और उससे होने वाला इंपैक्ट। आ जाए जी, बिस्मिल्लाह करें। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, कोई लंबी चौड़ी मिसाल नहीं, बट वी हैव टू राइट। लेकिन एक चीज, आप जो भी लिख रहे हो कितने मार्क्स का लिख रहे हो? नहीं नहीं, वो ये चीज कितने मार्क्स की है? फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। एक हेडिंग लिखिएगा भाई, आपके पास एक केस है कि हमारे पास कंपनी में टू मच क्लोजिंग स्टॉक। जी, जी बेटा, टू मच क्लोजिंग स्टॉक, मुझे जरा मुझे बताएंगे इसमें आपको मसला क्या है? जी बेटा, टू मच क्लोजिंग स्टॉक क्या मतलब है? नहीं, पहले शॉर्टकट में आते हैं, फिर इसको राइटिंग करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैटर? इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है ना, ये तो मैटर है। और रिस्क क्या है? खराब हो जाएगी, डिटेरियोरेट हो जाएगी, obsolete हो जाएगी। इससे इम्पैक्ट क्या होगा? सिंपल है सर, आपका जो नुकसान हो जाएगा, आपकी प्रॉफिट से प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, आपका नुकसान बढ़ जाएगा। और कम प्रॉफिट देख के इन्वेस्टर भी नहीं आएगा, तो ये थोड़ी सी दूर की बात हो गई है। कम प्रॉफिट देखकर इन्वेस्टर नहीं आएगा। ये जो पॉइंट अटैक किया ना, ये किसने अटैक किया? कमर्शियल एक्यूमेंट। ये सुनो, कारोबार लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट, और इवैल्यूएशन आपके पास चीजें, होल्डिंग कॉस्ट वगैरह इंक्रीज होगी। यू आर नॉट सपोज टू राइट अबाउट IS2, ठीक है। आपने किसके बारे में नहीं लिखना? IS2 के हिसाब से आपने नहीं लिखना। कोशिश करें, मैंने आपसे कहा था 1 से 2 इंपैक्ट्स लिख लो। क्या लिख दो? 1 से 2 इंपैक्ट, उससे क्या होगा?
आप रिस्क से बच जाओगे, नंबर पूरे आपको मिलने के चाहे, आप रिस्क से बच जाओगे। लेकिन जब एक कारोबारी बंदा बात कर रहा है ना, तो वो कभी भी एक एंगल लेके थोड़ी चलेगा यार, वो एक से ज्यादा एंगल लेके चलता है। तो हमें इस किस्म के यहाँ पे डायलॉग्स लिखने हैं, ठीक है। चले बेटा, लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ कि बिजनेस रिस्क क्या है, कि देयर इज टू मच क्लोजिंग स्टॉक टू मच क्लोजिंग स्टॉक above the रिक्वायर्ड लेवल। बेटा अबव द रिक्वायर्ड लेवल, आपके पास बहुत ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और एंड इंक्रीज्ड क्लोजिंग स्टॉक, जी बेटा, एंड इंक्रीज्ड क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या होगा, कभी भी अल्फाज में आपने विल का लफ्ज यूज नहीं करना है, फतवा आपने नहीं देना है, क्या करना है, मे बी माइट बी करके बात करें। बेटा इंक्रीज क्लोजिंग स्टॉक, इससे होगा क्या, वुड रिक्वायर मोर स्पेस, एज अ रिजल्ट होल्डिंग कॉस्ट, एज अ रिजल्ट होल्डिंग कॉस्ट वुड बी इंक्रीज्ड। हाँ जी, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने बात कर, हाँ फाइनेंशियल रिस्क, हाँ यस यस। यार अल्टीमेटली मैंने आपसे बोला जब प्रॉफिट गिर जाएगा तो वो कौन सा रिस्क बन गया, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। एंड होल्डिंग कॉस्ट आपने क्या लिखा, वुड बी इंक्रीज्ड, which would lower down the profitability and possibly investors would not attract considering the lower profits। यार ये जो आपने पंच लाइन दे दी है ना, इसने बोला हाँ यार ये तो कारोबारी जन से बात कर रहे हैं, सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, प्रॉफिट नीचे गिरेगा ना, लेकिन गिरते हुए प्रॉफिट का मजीद नुकसान क्या है। तो इक्का दुक्का नुकसान आपने नुकसान पे नुकसान बता रहे हैं एक दो, तो वो खुद ही आपकी जो है ना वो कमर्शियल एक्यूमेन एक्सप्लोरेशन नजर आ जाएगी उसमें, ठीक है। प्लीज लिखे से साथ साथ। अच्छा, और एक और पॉइंट भी आप लिख सकते हो बेटा, इन एडिशन। अच्छा अभी आप देखो, अभी आप स्टूडेंट्स ना शायद लिख रहे हो मोस्टली ना, 99% बच्चे एक दो टाइप कर रहे हो, वो सही है, अच्छी बात है। जब आप टाइप करोगे ना तो ये चीज इतनी ज्यादा लेंदी नहीं होगी, ठीक है। ये कोई चार लाइंस में तो जाएगा, कितनी लाइन में जा रहा है, चार लाइंस में जा रहा है, तीन, अभी चौथी लाइन इसमें ऐड हो जाएगी, इतना आंसर तो लिखना ही है। ये जब मैं एफ8 में बोलता हूँ ना ये आंसर इतना बड़ा है, इसमें और ज्यादा बड़ा आपको लिखना है, यही है। इसलिए आपको यहाँ यही है बेटा, यही है और है ही यही, लिखना ही आपको ज्यादा है, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्निकल नंबर नहीं है ना, साथ साथ उसकी भी एक लाइन कहीं ना कहीं उसमें अटैच्ड होती है। तो अभी तो हम लोग लिख रहे हैं, मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, फर्स्ट क्लास में आई मीन, कि हमने मोस्टली जो काम इसमें करना है वो टाइप करके ही करेंगे, जब हम क्वेश्चन पाएंगे तो थोड़ा बहुत एक आध क्लास में लगा है इसमें। अच्छा इन एडिशन बेटा एक दो बात और तो करना भूल गए हम इसमें, अगर आपकी इन्वेंट्री खराब हो गई या चोरी हो गई या ऑब्सोलीट या थेफ्ट हो गई तो मजीद क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस। इन एडिशन करके एक दो और बातें लिख लें, इन एडिशन there are chances of inventory being obsolete या deteriorated and company would be facing further financial loss। ये काफी खैर कभी कभी मुझे लगता है मेरा आंसर इतना ज्यादा हो जाता है ना, तो यही है। अच्छा एक चीज, टिकट ले लिया आप लोगों ने, टिकट है, 100 का क्या बात कर दी।
यार ऐसा ऐसा तो नहीं मुझे यार पेट लेंगे। आप ये पूछो कि यार सर बुक पढ़नी है तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। क्या मतलब सारा कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है। ऐसा नहीं बोला है किट लेने। एग्जाम किट कौन सी होनी चाहिए? क्या प्लान? बीपीपी नहीं, क्या प्लान? क्योंकि बीपीपी वालों के जो आंसर्स हैं वो उनके अपने राइटर्स के लिखे हैं, कैप्टन ने कुछ लिखा ही नहीं, उसने एग्जामिनर का आंसर लिया है, 2019 18 17 के क्वेश्चन उठा के रख दिए हैं। और प्लीज एक चीज साथ साथ करने का, जिसने किट नहीं ली है, कि जब नेक्स्ट क्लास हम सवाल करेंगे ना, और आपने करना ये है, जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ फौरी तौर पे उसी दिन या नेक्स्ट डे हम तो आंसर टाइप करेंगे, लेकिन साथ साथ किससे रीड करना है? किट से लाजमी। प्लीज लाजमी, मैं तो आपको पूरे पूरा आंसर एफेक्ट की तरह लिखा दूंगा, लेकिन आपने किट से लाजमी रीड करना है। उसकी रीजन क्या है? एग्जामिनर की वर्डिंग, कि किधर उसने प्रोफेशनल मार्क्स को कैसे वो डेमोन्स्ट्रेट किया इस तरीके से, ठीक है। चले जी, एक तो हो गया भाई टू मच क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़े, टेक वन मोर एग्जांपल आफ्टर अजान। एक मिनट रुक जाओ, ऑनलाइन बचे इधर अजान हो रही है। उसामा की टेबल पर रख दो। लग रहा है आप लोग सब लोग अच्छे नंबर से पास हो, इस पेपर में भी और आने वाले पेपर में। और जो दिसंबर में गया वो भी है, जो दिसंबर में गया वो भी, और जो अभी मार्च में देना उसमें भी। आमीन। ठीक, आगे भी आगे। मशीन इज नॉट फंक्शनिंग वेल। अरे एक तो आपको लॉन्ग टर्म वाली दुआ दे रहा हूँ, आप फिर वही शॉर्ट टर्म दुआ में भी शॉर्ट टर्म। ओके ओके, मशीन इज नॉट फंक्शनिंग वेल। हाँ भाई, भाई ये प्रोडक्शन मशीन है, प्रोडक्शन मशीन है, सही काम नहीं कर रही। ऑडिट इस पे बात करेंगे तो इम्पेयरमेंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी? आईएएस पे आते हैं थोड़ी देर में, अभी नहीं बाद में, पहले तो बिजनेस। बेटा जरा जल्दी से बताएं, व्हाट्सअप प्रॉब्लम है। मशीन आपके पास सही तरीके से नहीं चल रही, और नहीं नहीं, मशीन इज नॉट फंक्शनिंग वेल। तो इससे नंबर वन पता है क्या होगा, देखें, इससे पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी मशीन सही काम नहीं कर रही है। नंबर वन, इट विल रिक्वायर द मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ या ना? अच्छा, मेंटेनेंस होना तो जरूरी है, तो अच्छी बात है। रिस्क क्या है? मेंटेन नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, जिसकी वजह से क्या होगा? नंबर वन, जल्दी से नुकसान बताएं। प्रोडक्शन डिले होगी, क्वालिटी खराब हो सकती है, मटेरियल वेस्ट हो सकता है, फर्दर नुकसान, कस्टमर नुकसान, और कस्टमर के नेगेटिव रिव्यूज से वो तो आएगा, कटेगा ही कटेगा, पोटेंशियल सेल भी खराब हो सकती है। दैट्स ऑल, ये डायलॉग हमने लिखना है, खत्म। तो भाई आपने क्या बात लिखनी है, मेरे साथ साथ लिखिएगा प्लीज, कि जो आपके पास प्रोडक्शन मशीन है, ये बेटा प्रोडक्शन मशीन इज नॉट फंक्शनिंग वेल ना, आपके पास ये वेल नहीं कर रही, एंड सॉरी एज इट वाज डिजाइन्ड, मेंटेनेंस, फेलियर टू मेंटेन इट। जी बेटा मेरी बात सुने, रिस्क यही तो है कि आपने इसको क्या नहीं किया है, पेज ले लो ना किसी से। अगर आपने इसको पहले, चलो कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं, आप आ गए। क्योंकि अभी काम मैंने थोड़ा सा लिखवाना है, पेजेस ले लेना।
तो पहली क्लास में भी मैं छमछम थोड़ी खेलना था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा सुने, कोई नहीं यार। अच्छा सुने, फेलियर टू मेंटेन, एक्सक्यूज मी, अगर आप इसको मेंटेन नहीं करोगे, मेरी बात सुनो गौर से, तो क्या होगा? अगर मेंटेनेंस नहीं की तो क्या होगा? आपकी वही प्रोडक्शन डिले वगैरह। मैटर क्या है? आपकी मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही। रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि आपका माल खराब हो जाएगा, क्वालिटी खराब, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कस्टमर नाराज और दोबारा नहीं आना उससे, ठीक है ना? दैट इज द थिंग। तो ये आपने क्लब करके चीजें लिख देनी है। एंड फेलियर टू मेंटेन इट, जी बेटा, मे रिजल्ट इन, अच्छा ये कौन सा रिस्क है? ऑपरेशनल कम फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेशनल क्यों है? रिसोर्सेज का मसला, और उससे कस्टमर नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे, तो फाइनेंशियल रिस्क। यानी कि अल्टीमेटली हर रिस्क कहाँ जाएगा? हर रिस्क फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, तो आपको किसी का नाम मेंशन नहीं करना है, वो तो सिर्फ सोचने के लिए बताया था कि 3 एंगल से सोचना। ठीक है, मे रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड दस increasing cost and reducing profitability and reducing what? Profitability। अच्छा इसके अलावा जरा मुझे बताएं, ये तो आपके पास हो गया रिड्यूसिंग प्रॉफिटेबिलिटी। फर्दर मोर बेटा, इसके अलावा प्रोडक्शन में बी delayed or not of required level quality which may which may what बताइएगा? डिससेटिस्फाई, इसे कस्टमर नुकसान। अच्छा, बिजनेस रिस्क इवेल्युएट करो, कौन? सॉरी क्या चीज हो आप? कौन? ऑडिटर। ऑडिटर बिजनेस रिस्क क्यों करता है असेस? क्योंकि उसका इंपैक्ट किस पे आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। वो ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना। तो अभी आपने क्या बोला? भाई मेड डिससेटिस्फाई कस्टमर्स, ठीक है, एंड एनी नेगेटिव रिमार्क्स, हाँ वो लिख देंगे आगे साथ ही, एंड एनी नेगेटिव रिमार्क्स may lose the market share and future potential customers. Future potential customers and reputation may be damaged. अच्छा ना लिसन बेटा, ये आप लोग अपने रजिस्टर पे लिख रहे हो, बहुत ज्यादा आ रहा है, राइटिंग का भी फर्क होता है। यू आर टाइपिंग, एक्सक्यूज मी, कितने 4-5 लाइन्स हो रही हैं? 4, हाँ बस इतना इनफ है, इतना इनफ है। अब आप ये मत लो सर 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं। 2 मार्क्स भी तो है ना एक आपके पास पॉइंट के, ठीक है ना? तो इस तरह तो आपको लिखना है ज्यादा। बाकी फर्दर आपको यूं आइडिया हो जाएगा एग्जामिनर का आंसर देके कि कितनी डेप्थ में आपने लिखना है, ठीक है? आई गेस 2 एग्जांपल्स आर इनफ, ठीक है? अब आगे मूव ऑन करते हैं। वर्बली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर कीजिएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। बल्कि छोड़ो, एक एग्जांपल जरा उसकी लिख लेते हैं, नॉन कंप्लायंस की, नॉन कंप्लायंस की, ताकि वो भी एक आ जाए। हाँ अच्छा, ये आपने एक्सचेंज करना ना, ये आपने मशवरा दे दिया, मशवरा आपने देना नहीं है। आपने यूं लिखो, एंड इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस स्लैश रिप्लेसमेंट, फेलियर टू डू सो, रिस्क यही है ना। मेंटेनेंस के स्लैश मार के क्या लिख दो? फेलियर टू डू सो। हाँ फेलियर टू डू सो, बस सारा यही आ जाएगा। वो आपके सजेशन हो जाएंगे, सजेशन हमने नहीं देनी है। हाँ मोस्टली सिनेरियोस पे ही डिपेंड कर रहा होता है। अभी आइसोलेटेड केस में ये कह रहा है कि अगर मेंटेनेंस की जगह रिपेयर पे वो भी लिख दे, रिप्लेस, वो भी सही है। ऐसे, यही तो है, यही तो एग्जाम है। और इसका सिंपल हल क्या है? इसका सिंपल हल क्या है? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो सवाल आज हम, आज तो खैर कुछ नहीं, वो तो पढ़ ही रहे,
सपोज करो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन किया, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी? हाँ, द सेम टाइप क्वेश्चन जो आंसर आपने क्लास में किया है उसको घर जाके क्या करना है? रीड रीड तो करना ही करना है, कॉपी पेस्ट नहीं, रीपरफॉर्म करना है बगैर देखे। ठीक है, मेरा आंसर तो मैंने शेयर कर दिया है, आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आंसर है, बगैर देखे घर जाके टाइप करना है। तो उससे तुम्हें दो चीजें पता लगेंगी, तुम्हारी टाइपिंग स्पीड और नंबर 2 रिटेंशन। और मैं नया सवाल बोल ही नहीं रहा, कौन सा बोल रहा हूँ, ये बस। और ये आपने डेली बेसिस पे साथ साथ करना है, तब जाके आप किसी लेवल पे अपने आप को फील करोगे, वो भी आफ्टर अ मंथ। हाँ सीरियसली, आफ्टर अ मंथ, ऐसा नहीं होगा तो आप इस लेवल पे आ जाओगे। अच्छा, एक नॉन कंप्लायंस का भी लिख ले, फिर आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। एक पास पेपर का ही केस था, वो पास पेपर अब इस वाली नई वाली किट में नहीं है। वो था ये कि ये न्यू रेगुलेशन, ये पास पेपर की एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, इज अबाउट टू एनेक्ट। बेटा ये आपका सवाल है, नई रेगुलेशन आने वाली है। जी बेटा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैटर है ना, वो क्या है, रिस्क क्या है? अब भाई हम कंप्लाई ना करें, सीधी सी बात है, हम कंप्लाई ना करें, सही बोला उसने। हाँ, और इसका नतीजा क्या होगा आपका? फाइन, पेनल्टी। अच्छा अगेन देखो, फाइन फिर फाइनेंशियल लॉस आ गया, लाइसेंस कैंसिल होना, ऑपरेशनल आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें मिक्सचर चल रही हैं, ठीक है ना। सो व्हाट्स द मैटर, द न्यू रेगुलेशन इज अबाउट टू इनएक्ट, व्हाट इज द रिस्क? क्या आप इसको कंप्लाई नहीं करोगे? ठीक है, तो अब ये भी फटाफट लिखिएगा, न्यू रेगुलेशन is about to enact in the industry. Let us say for example, new regulation is about to enact in the industry, ठीक है ना, और रिस्क क्या है? And there is a risk कंपनी में not comply with the, thank you गुल भाई, कंपनी में not comply with the what? न्यू रेगुलेशन, कंपनी आपकी नई रेगुलेशन पे कंप्लाई ना करे, फॉर एग्जांपल की बात है, सही है। नतीजा क्या होगा? ये आपके पास पेनल्टी फाइन आ सकता है, ठीक है जी। एज अ रिजल्ट देयर आर चांसेस ऑफ फाइन या पेनल्टी which in turn would damage the reputation alongside reduction in the, ये बेटा alongside reduction in the what? alongside reduction in the profitability, ठीक है, आपके पास ये चीज भी आ जाएगी। चलो फर्दर मोर ये भी हो सकता है कि आपके पास जो है ना, नॉन कंप्लायंस होने के चक्कर में आपको वो क्या कहते हैं, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। अच्छा, फ्यूचर में आपके पास आप भी किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करोगे जो कानून फॉलो नहीं करेगी, ये सर नो, तो ये भी आपके पास हो सकता है। तो आपने रेपुटेशन गिरा दी। इन एडिशन टू दिस, लाइसेंस टू ऑपरेट, लाइसेंस टू ऑपरेट में भी व्हाट बताइएगा? सस्पेंडेड। हाँ, और वो जितना ज्यादा उसमें मतलब कोई कंसेंट भी आता है, लाइसेंस वो देना, लाइसेंस हो गया ना, सस्पेंड हो गया, है ना, ये भी हो सकता है।
पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मे नॉट बी अट्रैक्टेड, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा है, कोशिश करें, देखो ड्राफ्टिंग स्टाइल है ना मैटर, रिस्क, रिस्क का मतलब है व्हाट कैन गो रॉन्ग और उससे होने वाला इम्पैक्ट, लेकिन इम्पैक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर नहीं लिखना है, किस पर लिखना है, बिजनेस के ऊपर। और एक चीज का ख्याल रखिएगा जो मैंने आपसे कहा है कि प्लीज ट्राई टू राइट मोर देन वन इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट कितने लिखना है, एक से ज्यादा, एक इम्पैक्ट ना लिखे। क्या चीज, हाँ गोइंग कंसर्न का ला सकते हो, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पाकिस्तान में भी कई ऐसी कंपनी जो नॉन कम्प्लायंस की वजह से बंद हुई है। अब वो पता नहीं कि ऊपर के लेवल में क्या चीजें चल रही होती है, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी थी पाकिस्तान की, करेंसी एक्सचेंज कंपनी, खानानियन कालिया, आपको शायद नाम नहीं सुना होगा ये। आई थिंक 10 साल या 12 साल से पुरानी बात होगी। टॉप मोस्ट कंपनी थी पाकिस्तान की, जो करेंसी एक्सचेंज है ना, जब डॉलर्स वगैरह चेंज, तो वो कंपनी वो बंद हो गई थी इसके चक्कर में, पता नहीं क्या मसला था। फिर उसके बाद एक और कंपनी थी, वो भी बहुत बड़ी कंपनी थी पाकिस्तान में, जारको के नाम से, वो भी बंद हुई। करेंसी एक्सचेंज कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस। आप क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे थे, क्या बात रिपीट हुई, पीछे वाले का उससे ताल्लुक ही नहीं था, तो मैंने अलग अलग इंडिया को। हाँ, कोशिश ये करें कि अगर ये एक ही केस चल रहा है ना, तो आप अपने रिस्क में क्या ना करें, रिपीटेशन ना करें। जैसे अगर सपोज वो एक ही केस है तो फिर ना करें। नहीं 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 नहीं, 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 तो कॉपी पेस्ट। या फिर पता है क्या यार, एग्जामिनर बोलेगा तो सब कुछ कॉपी पेस्ट है, उसने पिछले बच्चे के नंबर कॉपी पेस्ट ना कर दे। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, इज इट डन, इज इट डन, एक्सक्यूज मी, इज इट डन, इज इट डन? प्लीज शॉर्टकट्स ना ढूंढे, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज ओनली सिंपल वे। हाँ जी, हो गया ये। अच्छा बच्चे इधर, जी, नाउ, अब बेटा इस चीज को मैंने हटाया। अब अगर आपको ये बिजनेस रिस्क आएगा, जो कि मुझे नहीं पता आएगा या नहीं, क्योंकि आपने खुद भी सवाल में देखा था बिजनेस रिस्क है और ऑडिट रिस्क मिलाकर आता है, और कितने ऐसे सवाल हैं जिसमें बिजनेस रिस्क है ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं है, सिंपल डायरेक्ट ऑडिट रिस्क है, सो इट ऑल डिपेंड्स। इतना सा टॉपिक है बिजनेस रिस्क, और एग्जामिनेशन भी यही चीज है। नाउ, अब एक क्या हेडिंग आएगी आपके पास, नहीं ऑडिट रिस्क नहीं, ऑडिट रिस्क से पहले हमें एक टॉपिक, बहुत ही गहरा टॉपिक पढ़ना है, जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, बचपन मतलब F8 में, हाँ, असर्शंस। मेरे हेडिंग लिखिएगा सारे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस। जी, कुछ याद आ रहा है असर्शन या भूल गए? अच्छा एक्सक्यूज मी, बेटा F8 के अंदर तो मैंने आपको इसकी बकायदा प्रॉपर बुक की डेफिनेशन, और इधर इधर कोई जरूरत ही नहीं है डेफिनेशन की, इधर को नॉलेज बेस्ड सवाल थोड़ी है, क्या है, सीधा सीधा एप्लीकेशन। भाई जब हम ऑडिट रिस्क कर रहे होंगे ना, क्या कर रहे होंगे, ऑडिट रिस्क, तो ऑडिट रिस्क में भी आपने इम्पैक्ट किसके ऊपर लिखना है, असर्शंस पे ही तो लिखना है, और किस पे लिखना है। अगर आपने यहाँ पर भी कट ऑफ की जगह कंप्लीटनेस लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, याद आ रहा है? चले जी, बेटा ये असर्शंस होती क्या है, जरा जल्दी जल्दी बताइएगा, इतना आज रेडी रहना कि अगले क्लास में क्वेश्चन के लिए रेडी रहें। जी, क्या होता है असर्शंस, मैनेजमेंट के दावे। भाई देखिए, क्लेम्स होते हैं, किसकी तरफ से, दावा करना, क्लेम करना बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसने ये क्लेम किधर किया हुआ है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कुछ एक निमोनिक टाइप मैंने बताया था, भाई सब लोगों ने यार एफेक्ट पढ़ा हुआ है मोस्टली, यहाँ पे सारे बच्चों ने effect- हाँ क्या था वो assertions? आपके पास था निमोनिक, प्लीज मेक श्योर मैं आपको असर्शन पढ़ा नहीं रहा, एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है सिर्फ, सीरियसली इट्स नॉट द टॉपिक विच वी आर स्टडिंग, इट्स द टॉपिक विच वी आर जस्ट हैविंग अ रिकैप। एसी से कवर पी आप लोगों ने पढ़ा था F8 में असर्शंस, लेकिन असर्शंस होती क्या है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैनेजमेंट के दावे कि मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रही है, और मेरे वही पुराने वाले डायलॉग्स, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की असर्शंस को चेक करता है बेसिकली, ठीक है। अब आ जाते हैं असर्शंस, एसीसी कवर बी। पहला क्या है आपके पास, एलोकेशन, लिख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, एक एक लाइन ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। फिर है सी, सी का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन। और बेटा मैं आपको खुद भी मना करूंगा, किताब से कोई डेफिनेशन इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके 10 मिनट भी है ना, वो भी मैं समझूंगा जाया हुए हैं यहाँ पे असर्शंस को पढ़ के। उन्हीं 10 मिनट में आप एक दो रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेना, वो आपके लिए वैल्यू एडेड पॉइंट है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा, ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जैसे करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, एनसीए, एनसीएल, हाँ या ना। मशीन खरीदी है मैंने प्रोडक्शन के लिए, सॉरी मशीन खरीदी है मैंने बेचने के लिए, मेरा काम ही यही है, तो मशीन मेरे लिए क्या है, इन्वेंट्री है, वो यूज के लिए है, तो नॉन करंट एसेट है। वही सिंपल यार बच्चों वाली क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अजर्शन का काम कैसे आएगा, हम जरा एसबीआर के ऊपर बात करते हैं, रखें यार। मैंने ना, मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, ठीक है, 5 मिलियन का क्या मिला भाई, गवर्नमेंट ग्रांट। और गवर्नमेंट ने बोला है यार, शर्त है 3 साल में आपका बिजनेस यहां से वहां जाएगा तो ये ग्रांट आपका होगा, वरना फिर वापस भी ले सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, IS 20 क्या कहता है, इज इट कंडीशनल या अनकंडीशनल? कंडीशनल। व्हाट्स द डबल एंट्री फॉर दैट, बैंक डेबिट। और वो मेरी 3 साल की कंडीशन है, जिसमें से कुछ पहले साल की शर्त होगी, तो वो CL है, बाकी NCL है। तो ये मेरे लिए वो है ना क्लासिफिकेशंस। सो वी विल बी यूजिंग दोज असर्शंस विद SBR लेवल की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, सिंपल। अच्छा फिर आ जाए, एक को जरा स्किप किया है बेटा, सी का मतलब क्या होता है, कंप्लीटनेस। और कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी फिगर्स और नोट्स, जी फिगर्स और नोट्स दोनों क्या है भाई, फिगर्स कहाँ मिलेंगी, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। नोट्स कहाँ मिलेंगे, सारी चीजें कंप्लीट है। ये दावा किसका है, आप कौन है, जाकर चेक करना। असर्शन पे रिस्क निकालना है और असर्शन पे प्रोसीजर्स लगाने हैं। अब आ जाए ए फॉर, याद आ रहा है कुछ वो बच्चों वाला प्रोसीजर, खुश होते थे लिख के, रिकैलकुलेटेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी, है ना। सर वो तो हम हर जगह ठोक देते थे, ऐसे ही था ना। तो मैं मना करता था हर जगह ना लिखा करो उसे, नहीं सर फिर भी हम लिख लेते थे। वही तो सर एक अच्छा प्रोसीजर आता था। और एक वो था एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर वाला, रिकैलकुलेटेड। इधर ऐसी कोई चवल नहीं मारना प्लीज, यहाँ प्रोसीजर भी दो दो लाइन में आपको लिखने पड़ेंगे। हाँ यहाँ प्रोसीजर्स भी लेंदी लिखने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में, क्योंकि हर चीज टॉप अप हो रही है। अच्छा व्हाट इज एक्यूरेसी भाई, कैलकुलेशन सिंपल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ या ना। तो डायरेक्टर्स का कहना क्या है कि हमारी जो फिगर्स है वो फिगर्स क्या है, हमारी फिगर्स क्या है जी, एक्यूरेट से। ACCA, ए फॉर, अभी मैंने उसको छोड़ा जरा एलोकेशन को। बेटा सी फॉर क्लासिफिकेशन, सी फॉर कंप्लीटनेस, ए फॉर व्हाट, एक्यूरेसी। अब आ जाए सी, व्हाट इज सी, सी फॉर कट ऑफ। ये व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कट ऑफ, कट ऑफ क्या चीज है, कि जो ट्रांजैक्शन है वो अपने अपने करेक्ट टाइम पीरियड में लिखी हुई है, जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ लिखी है, अपने अपने करेक्ट टाइम पीरियड में रिकॉर्ड की हुई है, हाँ या ना। जैसे बेस्ट एग्जांपल IFRS 15, वो क्या कह रहा है, कब आपने सेल रिकॉग्नाइज करनी है, जब आपकी परफॉर्मिंग ऑब्लिगेशन मैच। अच्छा एक चीज मैं अभी से आपके दिमाग में डाल रहा हूँ,
कोशिश करें अकाउंटिंग की लैंग्वेज यूज करना, जैसे इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, नहीं, ये प्रोफेशनल मार्क्स नहीं है। इन्वेंट्री इज व्हाट, वैल्यूड, तो इवैल्यूएशन की असर्शन हो जाएगी और आईएएस की टर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आईएएस की टर्मिनोलॉजी। सेल इज रिकॉर्डेड, सही है, ज्यादा अच्छा लफ्ज आईएएस में क्या लिखा हुआ है, आईएफआरएस 15 में सेल इज रिकॉग्नाइज्ड। तो ये जो प्रोफेशनल नंबर्स है ना, ये प्रोफेशनल नंबर उसके भी है, किसकी लैंग्वेज यूज करना, स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज, ऑडिट में भी, आइजाज में भी और आईएएस में भी, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। और मैंने शायद आपको उस दिन कहा था कि एसबीआर का रजिस्टर जरा देखते रहो, किसी ने देखना शुरू किया, नहीं सर, अभी तो हमने उसको देख देख के कुछ हो रहा है, अभी तो देख रहा है पेपर, नहीं ना, थोड़ा सा खोल के देखना है, बंद नहीं देखना है उसको। नहीं नहीं, देखो एसबीआर के स्टैंडर्ड्स तो लाजमी है ना। चलो एनीवेज, बेटा कट ऑफ का मतलब क्या है, सॉरी जी, कट ऑफ का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो कहाँ रिकॉर्डेड है, करेक्ट टाइम पीरियड में। रिकॉर्डेड इन द व्हाट, करेक्ट टाइम पीरियड। बेटा ये दावा किसका है, मैनेजमेंट का, आपने चेक करना है ना। जी, इज इट डन। ओ, ओ का मतलब क्या है, अकरेंस। अकरेंस का मतलब क्या है, ये मैनेजमेंट का दावा है कि सर जो ट्रांजैक्शन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देख रहे हो ना, वो एक्चुअल है, वो ट्रांजैक्शन अकर फेक नहीं है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, एक्चुअली अकर्ड, नॉट फेक। जी बच्चे, वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस का मतलब होता है एंडिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू। इसने बोला कि आपके एसेट्स, आपकी इक्विटी और आपकी लाइबिलिटी ऑल आर एट देयर हर चीज अपनी अपनी किस पे वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, बेटा बताइएगा, अप्रोप्रिएट वैल्यू पे है। कोई अप्रोप्रिएट वैल्यू बताए, जैसे कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड हुई होती है, जैसे कि बेटा फेयर वैल्यू है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है आपके पास पार वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू है। जहां फेयर वैल्यू का जिक्र आएगा तो आईएफआरएस 13 आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। इसको जल्दी से बेटा कॉपी करें, बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, तो अच्छा, ये मैनेजमेंट का कहना ये है कि एसेट, इक्विटी, लाइबिलिटीज हर चीज अपनी अपनी वैल्यू पे जगह पे हमने लिखी है। बट आप कौन है, पहले क्या करोगे, अच्छा मैनेजर तो भी है, मतलब क्या करेंगे, पहले इन अजर्शंस पे डाउट करना है, 20-25 नंबर वहां से उठाने, और फिर उसके बाद इन अजर्शंस के ऊपर क्या लगाने होंगे, प्रोसीजर्स आपको लगाने होंगे, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद क्या है, ई। जी बच्चे, ई का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस, कि सर आपकी एसेट्स, लाइबिलिटी, इक्विटी
ये सब क्या है, एग्जिस्ट करती हैं, मतलब इनका कोई फिजिकल वजूद है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, एग्जिस्ट करती है। जी बच्चे, ये क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। बेटा आपका जो राइट है वो राइट किसके ऊपर होता है, और ऑब्लिगेशन किसके ऊपर होती है, लाइबिलिटी के ऊपर। वो है लीजेस पे हमने कोई एसेट लिया है, आपके जहन में फौरन IFRS 16 जो है ना वो आना चाहिए। जी भाई, हमने लीजेस एसेट लिया हुआ एक लीज पे, राइट है, ऑब्लिगेशन है, राइट क्या है, राइट टू यूज, और ऑब्लिगेशन क्या है, लीज रेंटल। एंड देन वी हैव P for what, presentation। बेटा presentation is a format and the what, layout। मतलब अगर आप बैलेंस शीट बनाते हुए इक्विटी ऊपर लिखे और लाइबिलिटी और एसेट नीचे लिखो, बैलेंस तो तब भी हो जाएगा, लेकिन क्या गलत है, प्रेजेंटेशन गलत है। और प्रेजेंटेशन पे मैं बोलूंगा पूरा का पूरा एक ही IS है, IS 1। हर चीज को अपनी प्रेजेंटेशन से आपने प्रेजेंट करना है चीजों को, हाउ डू यू प्रेजेंट द थिंग। तो प्रेजेंटेशन किसकी है, प्रेजेंटेशन किसकी है, जरा मुझे बताएगा, क्या ये प्रेजेंटेशन इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की है, नोट्स की भी है, नोट्स की भी है, सबकी है। इट्स अ प्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्लोजर्स नोट्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट का क्या कहना है भाई, कि ये सारा ACCA कवर भी हमने सही तरीके से लगाया हुआ है। यहां तक बात क्लियर है जी, ऑल ऑफ, इज इट डन, ओके नाउ। अब आप आए, नोट करें जरा, नोट करें, 3 असर्शंस इकट्ठी लिखी जाती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना तालीम और तरबियत, जबकि दो बहुत अलग अलग डिफरेंट बातें, तालीम अलग है, तरबियत अलग अलग चीज होती है। बेटा जब हम बोलते हैं ना तालीम और तरबियत, तो इसी तरीके से आपके पास 3 असर्शन एक साथ लिखी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक्यूरेसी, एलोकेशन एंड वैल्यूएशन। एक्यूरेसी आगे पीछे करके लिख रहे हैं, मसला नहीं है कोई भी, एंड वैल्यूएशन। और इसको हम स्टैंडर्ड की एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ने खुद लफ्ज यूज किया हुआ है, बात करते हैं। बेटा इधर, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो आप ए पर आए, ए, आगे जरा ए पर, ए का मतलब क्या है, एलोकेशन का मतलब होता है, आसान लैंग्वेज में, कीप इट वेरी सिंपल, एलोकेशन का मतलब होता है बुक वैल्यू पर पहुंचने के लिए, क्या बोला मैंने, किसी भी चीज की क्लोजिंग वैल्यू पे पहुंचने के लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करना, क्या करना, मिसाल, बल्कि पहले लिख लो फिर वहां पे चले जाते हैं। necessary adjustments to reach at, मैंने क्या लिखा बेटा, necessary adjustments to reach at, value। क्लियर। अब पहले मैं एक बच्चों वाली मिसाल दूंगा, फिर IS 36 की मिसाल ले लेते हैं। बेटा ये क्या है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, टोटल। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट्स। वैल्यूएशन किससे कहते हैं जरा बताइएगा। जी बेटा, वैल्यूएशन का मतलब क्या हो जाता है आपके पास, एक तरह से नेट वैल्यू, सही है। मिसाल, इधर हमने कॉस्ट थी मेरे पास 100 की, डेप्रिसिएशन थी मेरे पास 20 की, और 80 की मेरे पास क्या आ गई, नेट बुक वैल्यू। इसको कहते हैं एलोकेशन।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, बताइएगा? एलोकेशन। आपने डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स की हैं, किसकी एडजस्टमेंट्स की हैं? क्यों? बुक वैल्यू पे पहुंचने के लिए। ये 80 क्या है? वैल्यू। क्या ये कैलकुलेशन आपको सही लग रही है? यस। मतलब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 ही आएगा। तो ये क्या है आपके पास? एक्यूरेसी। एक मिनट जरा वेट करना, एक मिनट। एलोकेशन का मतलब है ना आपसे क्या? अच्छा, इसी तरह आप वर्बली एग्जांपल सुन ले, एक्सक्यूज मी, एग्जांपल सुनिएगा पहले तक। ये आप इसको रिप्लेस कर दो किसी और चीजों से। मैंने एक बंदे से 100 रुपए लेने, अलाउंस है 20 का। दिमाग में कितनी बात रखूं? 100 तो नहीं मिलते भाई, 80 मिलेंगे, हाँ है ना? अलाउंस भी एडजस्ट कर रहे हो। इन्वेंट्री थी 100 रुपए की, खराब हो गई। इन्वेंट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं यार 20 रुपए की वैल्यू गिर गई है। क्या कर दिया आपने? एडजस्ट। द बेस्ट एग्जाम्पल, आईएस में वर्ड लिखा हुआ है, IS 36 CGU। क्या चीज है? कैश जनरेटिंग यूनिट। अब अगर CGU की एग्जाम्पल, अच्छा बाय द वे व्हाट इज CGU? वो तो हो गया ना, एब्रीविएशन है क्या? जिसके अपने अपने इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज है। एंड द बेस्ट एग्जांपल जो विच आई यूज्ड टू गिव, एंड दैट इज पेट्रोल पंप। ध्यान से सुनना, क्या है? हाँ, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप इज अ कैश जनरेटिंग यूनिट, हाँ या ना? ठीक है। हम ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, मुझे भूख लगी, हमने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोक ली। पेट्रोल थोड़ी पियेंगे क्योंकि वहां पे टक शॉप है ना, वो अलग रेवेन्यू स्ट्रीम है। आप जरूरी है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाओ? हो सकता है वहां पे कार वॉश स्टेशन है, गाड़ी धुलाने के लिए गए। टायर पंक्चर शॉप है, टक शॉप है, ये सुन लो, यहाँ पे वाले शेल के पंप पे देख ले, यहाँ पे आपके पास अंदर वो व्हीकल्स भी मौजूद है। कहने का मेरा मकसद क्या है? कि पेट्रोल पंप इज द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट? CGU फॉर एग्जांपल। अब एक कंपनी, उसने बोला यार मेरा ये पेट्रोल पंप सही चल नहीं रहा, तो उसने किसको बोला है? CGU को। तो जब आपने CGU की वो इंपेयरमेंट निकाला, मिसाल के तौर पे $100 की इंपेयरमेंट आ गई, क्या बोलते हैं IS? ये 100 रुपए किसके खाते में डालोगे? पहले एलोकेट करते हैं स्पेसिफिक एसेट पे, फिर एलोकेट किस पे करते हैं? गुडविल, और फिर एलोकेट किस पे करते हैं? अदर एसेट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये आप इंपेयरमेंट को क्या कर रहे हो? एलोकेट कर रहे हो। क्यों? ताकि बुक वैल्यू पे पहुंचा जाए, है? तो दैट्स एन एलोकेशन एडजस्टमेंट्स। दैट्स अ व्हाट? एलोकेशन की एडजस्टमेंट। भाई ये एक मैंने एग्जांपल लिख दिया, आपको जो भी लिखनी है वो लिख लेना और इसको आगे बढ़े। तो एलोकेशन की एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? इंपेयरमेंट को आपने एलोकेट किया। अच्छा, किसको एलोकेट करोगे? इन्वेंट्री पे नहीं, किस पे? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, जो CGU है उसके अंदर भी एसेट्स के ऊपर, हाँ या ना? कि वो आपने लॉस को एलोकेट किया पहले स्पेसिफिक एसेट पे, अभी भी नुकसान पूरा नहीं हुआ इंपेयरमेंट का, तो फिर कहां पे एलोकेट करेंगे? गुडविल पे, और जो बच जाएगी वो बाकी पे, थोड़े थोड़े पे, उसकी हैसियत के हिसाब से, जिसको प्रोरेटा कहते हैं। अच्छा, बेसिक मकसद अभी इधर IS पढ़ाना नहीं था। बेसिक मकसद क्या था? एलोकेशंस। दिस इज कॉल्ड एन एलोकेशन। अब सवाल, कंपनी का मानना ये है या कंपनी का दावा ये है कि हमने नेसेसरी एलोकेशन कर दी है और कैलकुलेशन भी सही की हुई है भाई, वैल्यूएशन, तो ये तीनों असर्शन एक साथ ही चलेंगी। ठीक है, दैट्स इट। वो बुक वैल्यू पे जाएगी ना, वो तो बुक वैल्यू पे जाएगी ना। फेयर वैल्यू तो एक अलग चीज आ जाती है ना, जब प्रॉपर्टी हमने बेचनी है वो फेयर वैल्यू पर जाएगी। किसकी? नहीं, वो नेट बुक वैल्यू हो जाएगी ना। इस वक्त की कैरिंग अमाउंट बोलेंगे हम उसको। जैसे आज मुझे इंपेयरमेंट करना है, तो आज की अमाउंट को क्या बोलेंगे? कैरिंग अमाउंट। और जब वो ग्रेटर देन हो जाएगी रिकवरेबल अमाउंट, जो मजीद हायर ऑफ होता है, खैर इंपेयरमेंट। तो अब आपके पास क्या होगा? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन निकाला और नेट बुक वैल्यू आई। लेकिन इसको नेट बुक वैल्यू नहीं बोले, कैरिंग अमाउंट बोलेंगे, आज की अमाउंट। फिर उसमें से क्या माइनस करोगे? तो फिर वो साल की बुक वैल्यू आ जाएगी। और ये बेसिकली ये काम हम कर कब रहे हैं? ईयर एंड पर। तो बुक वैल्यू होगी और क्या होगी। अच्छा जी, अभी देखो जरा जल्दी से भाई। ये हुआ भाई आपके पास असर्शन। प्लीज थोड़ा सा क्विकली रिकैप, एक्सक्यूज मी क्विकली रिकैप। हेलो, असर्शन के ACC कवर भी, ठीक है। व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन असर्शन अगेन एंड अगेन? क्योंकि जो भी आपने 25 नंबर का सवाल हल करना है, जो रिस्क निकालोगे वो किस पे निकालोगे? एंड कंक्लूड किस पे करोगे? एलोकेशन, क्लासिफिकेशन, असर्शंस के ऊपर, ठीक है। नाउ
अब आ जाए बेटा सारे स्टूडेंट्स। अरे क्या हो गया है, अभी तो लेट आए थे। हाँ चल ले लेते सब। इधर। हम कहीं पे भी चले जाएंगे हम, बिल्कुल मस्त मलंग आदमी पे भी चले जाएंगे। इधर। बेटा अभी इधर आ जाए जरा, सबसे पहले कौन से रिस्क के ऊपर बात कर रहे हैं? ऑडिट रिस्क। लेकिन पहले बेसिक चीज है यार जरा इंपॉर्टेंट। भाई ऑडिट रिस्क कुछ चेंज नहीं है, ओनली द थिंग आपका लेवल बढ़ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ऑडिट रिस्क में दो चीजें हैं, पहली क्या है? ROMM, दैट मीन्स रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। इसके अंदर भी दो चीजें क्या है? इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। आ जाए भाई, क्विकली क्विकली हेडिंग लिखिएगा जरा। ऑडिट रिस्क, ROMM, that is risk of material misstatements. इसके अंदर बेटा पहली चीज क्या है आपके पास? इनहेरेंट रिस्क। जी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बेटा व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क वो है, नॉट ओनली इंडस्ट्री रिस्क। इनहेरेंट रिस्क ये है जो, इसको इंडस्ट्री रिस्क ना बोलो, आप ये बोलो जो उस एक्टिविटी में रिस्क है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो उस एक्टिविटी में क्या है, बिल्ट इन है। लेकिन एक चीज पे जरा ध्यान में रखिएगा कि अब जो है वो आपका ताल्लुक किसके साथ जोड़ा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉरगेट बिजनेस रिस्क, बिजनेस को भूल जाए, सिर्फ फोकस अभी आपके पास किसके ऊपर है? एंड दिस इज द टॉपिक वर्थ अराउंड कितने नंबर? 20 से 25 नंबर। एंड यू नो इट्स सिग्निफिकेंस, टॉपिक तो हम अभी पढ़ रहे हैं। सर इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये होता है बेसिकली कि एक कंपनी की एक्टिविटी में ही ऐसा रिस्क है। किसमें रिस्क है? दो चीजें हैं इधर, ये एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी है। अच्छा पेपर में आपको ये भी नहीं लिखना है कि इनहेरेंट है कंट्रोल है कौन सा रिस्क है। पेपर में आपको ये भी नहीं लिखना है कि ये इनहेरेंट है कंट्रोल है या कौन सा रिस्क है, उसको एक्सप्लेन करना है। मतलब यू आर नॉट सपोज टू राइट देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क, यू आर सपोज टू राइट रिस्क। सिर्फ समझने के लिए, एक्टिविटी में अभी तक मैंने कंट्रोल नहीं लगाया, कंट्रोल नहीं लगाया, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ के चांसेस हैं? वो इनहेरेंट रिस्क है। एग्जांपल, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम या फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरी कंपनी, अच्छा आई एम द कंपनी, यू पीपल आर ऑडिटर, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई एम गोइंग टू अप्लाई IAS XYZ. For the very first time, I have studied years back. I'm going to apply for the very first time. क्या मुझसे गलती हो सकती है? कौन सा रिस्क है? अब ये मसला, मेरी जगह आप होते तो भी रिस्क रहता, आपकी जगह ये होती इनको भी रिस्क रहता, आप होते आपको भी रिस्क रहता। सर व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? किसी भी एक्टिविटी को करने में कंट्रोल लगाने से पहले, क्या लगाने से पहले? अच्छा व्हाट शुड आई डू इन दिस केस? दिस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए? और मजे की बात, ट्रेनिंग लेना एज अ कंट्रोल। ट्रेनिंग लेना क्या है? ट्रेनिंग ली, कंट्रोल लगाए, फिर भी गलती, तो वो कौन सा रिस्क बन जाता है? कंट्रोल लगाने के बाद भी जो मसले रहते हैं वो क्या होता है? लेकिन कंट्रोल लगाने से पहले जो बाय डिफॉल्ट विरासत में मिल रहा है वो कौन सा रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कॉम्प्लेक्स, लाइक IAS 12 है। IFRS को बताओ कोई कॉम्प्लेक्स लगता हो? 9 है। SBI लिख दो। 12 है। अच्छा कौन सा ज्यादा सर? बहुत ज्यादा है लेंथी, कौन सा है? मुझे के बाद वो IFRS नहीं, IAS नहीं, मैंने नाम ही चेंज कर दिया। तो अच्छा वो
कौन सा खत्म नहीं होता? चल 9 ही ले लेते हैं, सुनो। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ 9 फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं ये कह रहा हूँ जो दिस स्टैंडर्ड इज नॉट डिफिकल्ट, फॉर एग्जाम्पल आपको समझ भी आ जाती है, लेकिन इसमें चीजें इतनी ज्यादा है कि समझ आने के बावजूद भी भूल जाते हैं, तो क्या गलती के चांसेस हैं? दैट्स कौन सा रिस्क? इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये होता है भाई, देखो नाम सुन के छींके आना शुरू हो जाती है तो पढ़ के क्या होगा सर? इनहेरेंट रिस्क का मतलब ये होता है कि जो आपकी एक्टिविटी में बाय डिफॉल्ट है, कंट्रोल लगाने से। देखिएगा इनहेरेंट रिस्क क्या है बेटा, नो फॉर्मल डेफिनेशन प्लीज। F8 में आज भी इसकी डेफिनेशन आती है 2 नंबर की, हाँ या ना? वो आपको याद होगा मोस्टली बच्चों को कि मैं याद कराता था, बार बार पढ़ो, ये तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है भाई। What is inherent risk? There is what? Risk of material misstatements. बेटा ये लफ्ज क्या लिखा है मैंने? ड्यू टू व्हाट? आगे क्या बोला? बिफोर कंट्रोल्स। प्लीज मेरे साथ साथ लिखिएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। बेटा फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, दैट्स इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब क्या है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती के चांसेस हैं। वजह क्या बोली बेटा? कि बेटा वजह क्या बोली? ड्यू टू द नेचर ऑफ बिफोर कंट्रोल्स। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आपने किया, तो बेटा ये जो गलती है ना, ये गलती कौन सी है आपके पास? इनहेरेंट रिस्क। लेकिन मेन पॉइंट क्या है? कंट्रोल लगाने से पहले। और कंट्रोल लगाए इसके बावजूद भी मसले मसाइल वही के वही हैं, या वो जो कंट्रोल है ना, वो गलती को रोक नहीं पा रहे, वो गलती को, तो ये कौन सा रिस्क है? वो कंट्रोल रिस्क। बेटा बी में जरा लिखिएगा CR। जी बच्चे, कंट्रोल रिस्क। व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? कंट्रोल रिस्क क्या है? जी बेटा व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? कंट्रोल रिस्क ये है सर, अभी भी किसके चांसेस हैं बताइएगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस है। किसके चांसेस है? ये चांसेस है। क्यों? बिकॉज कंट्रोल्स आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट। जी बेटा ये क्या? मटीरियल मिस्टेक। हाँ मतलब आई वो किसी और को भी है। हाँ हाँ। अच्छा बेटा कंट्रोल रिस्क क्या है जरा बताइएगा? ROMM। क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कौन नहीं रोक पा रहा है? कंट्रोल्स। और उसकी सिंपल एग्जांपल आप लिखेंगे यहाँ पे, आपके पास
वीक कंट्रोल्स हैं। जी, इज इट डन? एंड बेटा इधर अब आ जाए, एक्सक्यूज मी, नंबर टू। बेटा एक्सक्यूज मी, नंबर टू है वो आपके पास कौन सा रिस्क है? डिटेक्शन रिस्क, आई मीन DR। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेक्शन रिस्क? कि जो ऑडिटर है वो गलती को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, यानी कि ऑडिटर इज नॉट एबल टू डिटेक्ट द मटीरियल मिस स्टेटमेंट। जी बेटा, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ऑडिटर मटीरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, इफ यू पीपल रिमेंबर, इफ नॉट दैट आई एम गिविंग अ रीकैप। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या है? कि ऑडिटर क्या नहीं कर पा रहे बेटा? गलती को डिटेक्ट। क्यों? नंबर वन, सैंपल। सैंपल मैंने 90% सैंपल लिया, 10% छोड़ दिया, तो क्या उसमें गलती हो सकती है? मेरी नजर में तो नहीं आई ना। हाँ, डिटेक्शन रिस्क हमेशा डिटेक्शन रिस्क आएगा सवाल में, मोस्टली इन पता नहीं किसी किसी सवाल में होगा, किसी में नहीं, कि ABC इज अवर न्यू क्लाइंट, तो पहला रिस्क कौन सा होगा? सर क्लाइंट ही नया है आपके पास, डिटेक्शन रिस्क है। और बहुत फ्री के नंबर है, हर जगह एक जैसी बात है कि नया क्लाइंट है। रिस्क क्या है? कि आप इसमें गलती डिटेक्ट ना कर पाओ। तो पहला है इसमें आपके पास क्या? सैम्पलिंग रिस्क। दूसरा क्या है जी? नॉन सैम्पलिंग रिस्क। एक्सक्यूज मी बेटा, सैम्पलिंग रिस्क का मतलब क्या होता है? कि ऑडिटर ने जो सैंपल सेलेक्ट किया है उसमें गलती नहीं है, तो गलती कहाँ है? जो सैंपल आपने इग्नोर कर दिया है उसमें शायद गलती है नहीं, है या हो सकती है? हो सकती है ना, दैट्स अ सैम्पलिंग रिस्क। यानी कि selected sample may not contain the mm. Selected sample may not contain the mm. And what is non-sampling risk? जी बेटा, what is non-sampling risk? जिसका ताल्लुक किससे नहीं है? सैंपल से नहीं है, फिर इसका ताल्लुक किससे है? जैसे आपके पास न्यू क्लाइंट है, फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, सर हमारा सैंपल साइज बहुत अच्छा था, लेकिन प्रोसीजर्स जितने लगने चाहिए वो हमने नहीं लगाए, यानी कि लैक ऑफ प्रोसीजर्स, टीम, टाइम, एक्सेट्रा। हाँ, इसका ताल्लुक किस से नहीं है? जी, इसका ताल्लुक किससे नहीं है? सैंपल से इसका ताल्लुक नहीं है, राइट? सो देयर आर टू रिस्क, आई मीन देयर आर फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेक्शन रिस्क। नंबर वन इज सैम्पलिंग और नंबर टू क्या है? नॉन सैम्पलिंग। अब अगेन
वही वाली बात, क्योंकि चीजें वही है, चेंज तो नहीं है। ऑडिटर ने सबसे पहले जाकर कंपनी को समझना है, मुझे आंसर कीजिएगा, सबसे पहले कंपनी को क्या करना है, और समझने के साथ साथ उसने रिस्क निकालना है। क्या निकालना है? रिस्क। याद करके बताइए, अगर ROMM ज्यादा होगा, मेरा मतलब है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मटीरियलिटी, मटीरियलिटी क्या होगी? व्हाट इज मटीरियलिटी? क्योंकि मटीरियलिटी का जो आइजा है ना, हो सकता है आज ही देख लेते हैं टाइम के हिसाब से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हर क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैराग्राफ लाजमी लिखना है। किसके ऊपर? लाजमी लिखना है, लाजमी। यानी कि आपका जब वो ईमेल की ड्राफ्टिंग स्टार्ट होगी ना, ठीक है, पहला पैराग्राफ ही किसका है? रिस्क बाद में आएगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा उसमें। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखो, 4 नंबर कम्युनिकेशन के, मटीरियलिटी लिखने के भी कुछ ना कुछ 2-3 नंबर होंगे ना, 4 3 7 तो आपके इधर ही हो गए। बाकी कंटेंट वाइज ढूंढेंगे, आराम से रिस्क मिलेंगे, आराम से, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम है, मुझे पता है टाइम लगेगा। अच्छा बेटा, नोट करें और मुझे ये बताइएगा कि अगर आपके पास ROMM ज्यादा है, ROMM क्या होगा? ROMM का मतलब क्या आता है बेटा? इनहेरेंट रिस्क। और रिस्क इतना ज्यादा है कि ऑडिटर बोलेगा, अज्यूम कर रहा हूं, इधर $1000 की बात थी, अज्यूम कर रहा हूं ऐसे ही, मैंने कहा था 1000 से नीचे नीचे वाले ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करना, वो मेरे लिए इमटेरियल है। लेकिन जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड किया, मुझे खतरा बहुत ज्यादा लगा, इतना रिस्क लगा। अब यार नहीं, अब ₹1000 तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट आइटम नहीं इससे, अब मैं इंपॉर्टेंट आइटम लेट से मैं किसको बोल देता हूँ, 600 को फॉर एग्जाम्पल। क्यों? मैं बोलूंगा यार इतना रिस्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बेटा छोटी छोटी आइटम भी चेक करना, क्योंकि रिस्क कहाँ होगा? हर जगह पे हो सकता है ना। यानी कि इसका मतलब क्या था, पहले मैं 1000 से नीचे वाली चीजों को माफ कर रहा था, अब गलती के चांसेस, तो माफी कम हो जाएगी ना। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड ऑडिट रिस्क, आपका मटीरियलिटी लेवल क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। मटेरियल लेवल क्या हो जाएगा? कम। इस पे आयजा कौन सा लगता है? 320। खैर इसको छोड़ दो, आयजा भी इसको अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। सर, रिस्क ज्यादा तो मटीरियलिटी कम। अब जब मटीरियलिटी कम है, पहले मैं 1000 की नीचे वाली चीजों को इग्नोर कर रहा था, अब देख रहा हूं, तो अब उसके लिए मुझे टीम, टाइम, सैंपल, प्रोसीजर्स सब बढ़ाने पड़ेंगे। तो सर उसके लिए मुझे टीम, कोई बात नहीं, लेट देम कम, लेट हिम कम टू दिस क्लास, ठीक है, ट्रिपल ए पे आ जाए, कोई बात। टीम, टाइम, सैंपल और बेटा जो आपके पास प्रोसीजर्स होंगे क्या हो जाएंगे? अल्टीमेटली डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। तो वही वाली बात आ जाती है कि जो ROMM है, इनवर्स रिलेशन है।
क्या? नाइस वन। वो तो बेचारा कॉपी कर ही रहा था। अच्छा, इज इट डन? हो गया ये? चलो आ जाओ, 15 मिनट में आ जाओ। रोना धोना शुरू ना कर देना, ठीक है? मतलब माशाल्लाह आप लोग सारे पी लेवल पे पहुंच गए। ब्रेक वही की हुई है। चलो भाई, 15 मिनट में आ जाए सारे ऑनलाइन बच्चे। बेटा डिस्कनेक्ट ना कीजिएगा, ठीक है? डोंट डिस्कनेक्ट, 15 मिनट में वापस आ जाते। अच्छा जी, now let's resume with this audit risk. I hope that you all are here, online students. Can you people please confirm me in the chat box that you all are here? जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा प्लीज चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा दैट यू ऑल आर हियर। ऑलराइट, दैट्स गुड। अच्छा जी, अब देखें, आपको रिस्क ज्यादा, मटीरियलिटी कम, रिस्क ज्यादा मटीरियलिटी कम, तो 3 टाइम सैंपल प्रोसीजर ज्यादा, तो डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगा आपके पास? कम हो जाएगा, ठीक है? अब एग्जाम में यहां पर जरा देखिएगा प्लीज, ताकि आपको मैं, अच्छा, एग्जाम ड्राफ्टिंग सब हम अभी जो है ना वो चीजें देख रहे हैं, दैट वी आर सो दैट वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन। ये देखें, आपको मैंने कहा था पेपर में अगर तो, गौर से सुनिएगा, पेपर में अगर तो आपसे पूछता है इवैल्यूएट ऑडिट रिस्क, तो आपने इन तीनों का जिक्र करना होगा, हाँ या ना? किसी किसी पेपर में इसने ऑडिट रिस्क नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है? नहीं नहीं, ये तो इसमें आपने किसका जिक्र नहीं करना। अब बेशक अगर सवाल में डिटेक्शन रिस्क है भी, तो वो लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्यों? पूछा ही नहीं है। तो रिक्वायरमेंट रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। खैर, ये तो हो गया आपके पास रिस्क ना। अब वही एग्जाम के लिहाज से जो आपका ड्राफ्टिंग स्टाइल है, पहले तो जरा हेडिंग दे दीजिएगा एग्जाम फोकस। एग्जाम फोकस के हवाले से जरा अगर हम बात करें, तो आपको यही बोला जाता है भाई कि आपको जो है ना एक केस स्टडी मिलती है और उसकी एक रिक्वायरमेंट होगी। आपको क्या बोला जाएगा? आपने करना है इवैल्यूएट ऑडिट रिस्क। इवैल्यूएट व्हाट? यहां पर सिर्फ इवैल्यूएट ऑडिट रिस्क है। जब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें ऑडिट रिस्क नहीं होगा, इसमें आपसे बोलता है इवैल्यूएट सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क। क्या बोला जाता है? वो उसका अलग क्राइटेरिया, वो अलग चीज है, लेकिन राइटिंग स्टाइल सेम है। सिर्फ यही नहीं है, बोलता है इवैल्यूएट सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क एंड आल्सो प्रायोरिटाइज इट। क्या लफ्ज बोला है? ये एक अलग कहानी है, ये डबल ए में नहीं थी, इसमें है। मतलब छोटी सी बात है वो एक समझने की। खैर, उस पर फिलहाल हम नहीं जा रहे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि होना क्या है बेटा, मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? इवैल्यूएट व्हाट्स ऑडिट रिस्क। बच्चों, आंसर ड्राफ्टिंग वैसी की वैसी ही है। आपने मैटर लिखना है। क्या लिखना है? मैटर के साथ साथ आपने क्या लिखना है? अकाउंटिंग नहीं, सॉरी, क्या लिखना है? करेक्ट ट्रीटमेंट
फिर आपने क्या लिखना है, रिस्क ऑफ, जी बच्चों क्या लिखना है, रिस्क ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट, और उसका आपने क्या लिखना है, इम्पैक्ट। लेकिन बेटा जो आप इम्पैक्ट लिखोगे ना बच्चों, जो आपने इम्पैक्ट लिखना है वो इम्पैक्ट किसके ऊपर लिखना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग होती है और क्या होती है, असर्शंस। द गुड न्यूज इज इतना लिखने के 2 नंबर है, इतना लिखने के 2 नंबर है। साथ ही साथ अगर तो मैं मार्किंग स्कीम साथ साथ आपको बताता जाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन। बेटा एक ऑडिट रिस्क, एक रिस्क लिखना कितने नंबर है, 2 मार्क्स। एक नंबर तो उधर होता था फिर इधर कितने नंबर है, बट यू आर सपोज टू राइट, इसको जितना हो सके अच्छा लिखना है। सपोज एक सवाल आता है IFRS 5 का, किसका, तो IFRS 5 की कंडीशंस याद है, 12 महीनों में बेचो, कोई रंग रोगन नहीं करना है, मतलब अपने एसेट को इम्प्रोवाइज नहीं करना है, किसी का है, और आपको 12 महीनों में बेचना है, हाईली प्रोबेबल है, बोर्ड कमिटमेंट, यानी कि आपने करेक्ट ट्रीटमेंट लिखते वक्त वो सारी कंडीशंस लिखनी है। व्हेन यू आर टॉकिंग लेट्स से फॉर एग्जांपल ये IAS 38 का केस होता, तो आप कहते हैं ना कैपिटलाइजेशन के क्राइटेरिया तो सारे लिखने पड़ेंगे। कहने का मकसद क्या है कि जितने स्कोप में IAS आता है उतना आपने क्या लिखना है, IAS लिखना है। तो इन सबको लिखने के कितने नंबर है, 2 नंबर। किसी किसी मैटर में आपको अमाउंट गिवन नहीं होगी, क्या गिवन नहीं होगी, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हमारी जो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी है, कोई अमाउंट नहीं लिखी हुई, सिंपल आपने ये बात लिखी है। सपोज करें आपके पास लिखा है कि मेरे पास सवाल आपके पास आता है कि मेरे पास जो है ना वो 60 मिलियन की क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी है, कितने मिलियन की, पिछले साल 40 मिलियन की थी, इस साल कितनी है, क्या इसने आपको अमाउंट दी है। अब आपने इन चारों के साथ साथ एक और चीज ऐड कर देनी है, क्या ऐड कर देनी है बेटा, ये तुम कब ऐड करोगे, जब अमाउंट गिवन होगी। तो आपको पता है गुड न्यूज क्या है, ये 3 नंबर का रिस्क बन जाएगा। कितने नंबर का, आगे सुने, आगे इधर बचे इधर 1 मिनट। फिर एक सवाल आता है ट्रिपल ए पे, अगर वैसा सवाल आ गया, आपको पूरे 1 सफ़े की बैलेंस शीट, 1 सफ़े की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, कोई सी भी फिगर है, तो लाजमी है एनालिटिकल निकालना, क्या निकालना। और जब आप रिस्क को एनालिटिकल के साथ प्रेजेंट करोगे, किसके साथ, तो आपको पता है वो एक रिस्क 4 नंबर का भी चले जाता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होंगे। यानी कि अगर लेट से आपको बोला है 7 रिस्क निकालो, तो कोई रिस्क 2 नंबर का है, कोई 3 नंबर का है, तो कोई 4 नंबर का भी हो सकता है। लेकिन 4 नंबर पे आप मत जाओ, नॉर्मली कितने मार्क्स का नजर आ रहा है, 2 से 3 नंबर। यानी कि इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट 8 ऑडिट रिस्क, तो उस 8 में से 8 के 8 3 नंबर के नहीं होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 3 नंबर के, वो आपको ढूंढना है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक लफ्ज बोला था, सवाल ये नहीं है रिस्क निकालो, इसके अंदर 2 चीजें मजीद है, एक सिग्निफिकेंट है और एक प्रायोरिटाइज है। क्या चीज है, प्रायोरिटाइज की हिंट दूं, वैसे अलग टॉपिक है लेकिन हिंट सुनना। 2 रिस्क है, एक 60 मिलियन का है, एक 2 मिलियन का है। सवाल में पहला जिक्र 2 मिलियन का किया हुआ है, लेकिन आप आंसर में हायरार्की बनानी है, कौन सा रिस्क ज्यादा खतरनाक है वो पहले लिखना है, और कम दर्जे वाले नीचे लिखना है। आई बात समझ में, सवाल अरेंज नहीं होगा, आपको क्या करना है, और इसके प्रोफेशनल नंबर है, इसके क्या है, रिस्क तो तुमने 6 निकाल लिए, लेकिन तरजीह दो, किसको पहला रिस्क बोलेगे, कौन ज्यादा खतरा है, कौन सेकंड नंबर पे खतरा है, बात समझ में। तो ये बोलेंगे हाँ यार इसने अपना सेंस यूज किया है, तो ये टेक्निकल नंबर में फॉल नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली वो क्यों जाएगा टेक्निकल में। और ये सब्जेक्टिव है, क्या सब बच्चों की हायरार्की एक जैसी होगी, तो इसका भी सिंपल हल है, वो खैर बताऊंगा उसमें बाद में। लेकिन आपने क्या करना है, उसका हल ये है भाई, आप अपनी हायरार्की बना के ना 2 लाइनें कंक्लूजन की लिख देना,
मैंने ये सोच के प्रायोरिटाइजेशन की थी। सर कंक्लूजन नहीं आ रहा तो उसका भी तोड़ है, सिंपल लैंग्वेज में यार ये करोगे तो आपको इजी हो जाएगा। एनीवेज उसमें बाद में बात करेंगे। एक ट्रिक बताइए ना यार, एक अमाउंट 60 लाख की, एक 2 लाख की है, पहले किसकी लिखोगे, फिर 2 लाख की, खत्म होगी कहानी, उसमें क्या मसला है। अब इन सब के लिखने के बच्चे आपके पास ये एक्सक्यूज मी, ये आपने कब लिखना है, मटीरियलिटी इफ व्हाट, इफ अमाउंट इज गिवन। तो यार कलेक्टिवली को मैं कह देता हूँ 3 नंबर। तो आपने एक्चुअली में यू आर सपोज टू राइट द एंटायर मैटर, करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिस्क ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट, और उसका क्या लिखना है आपने, इम्पैक्ट लिखना है। नो कॉमर्स, थैंक यू जी। मैटर, करेक्ट ट्रीटमेंट, रिस्क ऑफ रॉन्ग ट्रीटमेंट, और उसका क्या लिखना है, इम्पैक्ट। सवाल ये लिखा आप लोगों ने सबने, ओके। जो प्रीवियस आपने एग्जांपल्स लिख दी, सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बड़े हो गए, डायरेक्ट सवाल वाले हैं। लेकिन वर्बली मशीन सही काम नहीं कर रही थी, मैटर क्या है, मशीन सही काम नहीं कर रही थी। हाँ सही है, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, नहीं नहीं हाँ भाई अकाउंटिंग पे आ जाओ ना यार, सही काम करनी चाहिए। रिस्क क्या है, कि वो सही काम नहीं कर रही। क्या कह रहा है भाई, किसके ऊपर बात करनी है, प्लीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आइएगा। मशीन सही काम नहीं कर रही है, क्या मैटर, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, पूरा एक्सप्लेन करोगे कि अकॉर्डिंग टू IS 36 इट्स एन इंटरनल इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, जिसकी वजह से आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए। सिर्फ ये लिखना इनफ नहीं है, बताओगे पूरा। An asset is said to be impaired if it is carrying amount exceeds the recoverable amount. और अगर अमाउंट दिए, डाटा ज्यादा है, तो रिकवरेबल अमाउंट को भी एक्सप्लेन कर देना। इट्स हायर ऑफ फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देयर इज अ रिस्क कि आपने इंपेयरमेंट टेस्ट कंडक्ट एज अ रिजल्ट्स। ये तो हो गया रिस्क, इंपेयरमेंट टेस्ट नहीं किया, नतीजा क्या होगा, एसेट और प्रॉफिट दोनों ओवर स्टेटेड हो जाएंगे। वो इन्वेंट्री वाला तो बच्चों वाला है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, रिस्क क्या है, हायर पे कह दिया है, नतीजा क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ साथ प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड हो जाएगा। तो आपने चीजों को वेल एक्सप्लेन तरीके से लिखना है। जैसे लेटर से फॉर एग्जांपल, एक्सक्यूज मी, अब आपको पता है कि जब सवाल आएगा ना, सपोज मशीन सही काम नहीं कर रही है, तो उसमें बिजनेस रिस्क क्या था, वही जो हमने लिखा है कि वो प्रोडक्शन डिले हो जाएगी है। और इसका ऑडिट रिस्क क्या है, IS 36। यानी कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू राइट द IS ऑडिट रिस्क, आपको किसके बारे में बात करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से, सही है। तो अब आइएगा जरा, एक छोटी सी एग्जांपल लिखें जरा मेरे साथ साथ। मशीन इज नॉट फंक्शनिंग वेल, अभी मैंने आपको प्रायोरिटाइजेशन नहीं सिखाई है, हाँ, और सिग्निफिकेंस नहीं सिखाई है, अभी मैंने सिर्फ क्या सिखाया, ऑडिट रिस्क। फिर नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग बात करेंगे यार ये सिग्निफिकेंट है, हाँ ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट है, आई बात समझ में। जैसे बीमारी होती है, एक छोटी बीमारी, एक बड़ी बीमारी, तो आपको सिग्निफिकेंस लिखना है, और उसकी भी हायरार्की बनाकर लिखना है, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया लिखने का। एनीवेज, तो बेटा यहाँ पर आपने क्या बात लिखना है कि प्रोडक्शन मशीन is not functioning well and it is the internal indication of impairment in accordance with IS 36, and an asset is said to be impaired
if its carrying amount exceeds what? अच्छा, मैं आगे नहीं लिख रहा रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ है, क्योंकि वो इतनी इंफॉर्मेशन होगी तो लिखेंगे, वरना तो IAS 36 ही इतना लेंदी है, ठीक है ना। तो मैंने सिंपल लिखा रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, एंड देयर इज अ रिस्क दैट machine is not tested for जी बेटा, मशीन इज नॉट टेस्टेड फॉर द इम्पेयरमेंट। बेटा मैंने 3 बातें लिख दी हैं, क्या क्या लिखा जरा मुझे बताएं, जल्दी जल्दी बताइएगा। मैटर मटीरियलिटी का जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि अभी अमाउंट को छोड़े, जो होगी तो लिख देंगे भाई ये मटीरियल है, सिर्फ इतना लिखना है, हेंस इट इज मटीरियल। उसके लिए पहले आइजा में पढ़ना पड़ेगा जी। मैटर क्या लिखा है? मशीन। और मैंने दूसरी चीज क्या लिख दी है? IS लिख दिया ना, क्या लिखा है IS में? इंटरनल इंडिकेशन है, और कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट, यही है ना, आया ना। एंड देयर इज अ रिस्क दैट मशीन इज नॉट टेस्टेड फॉर द, तो मशीन नॉट टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, तो उसका नतीजा क्या होगा? एज अ रिजल्ट assets and profits may be, जी बेटा, assets and profits may be what? Overstated due to understated expenses, या understated impairment loss expense। अच्छा, वेल एक्सप्लेन्ड, भाई ये तो टेक्निकल नंबर हो गए ना, प्रोफेशनल नंबर किधर आएंगे? वेल एक्सप्लेन्ड, यूज द टर्मिनोलॉजी एज रिटन अंडर व्हाट IAS 36। आई बात समझ में? तो उस तरह की टर्म आपने इस्तेमाल करनी जो मैंने आपको बताई। कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ आप लोग हैं उसमें? सब बना है कोई? हम्म। अच्छा एक्सक्यूज मी बेटा, इस तरीके से, इस वे से आपने अपने आंसर को एड्रेस करना है। अच्छा, अगर तो फॉर एग्जांपल अमाउंट लिखी होती तो मैं इसमें क्या चीज ऐड कर देता? हाँ, मटेरियलिटी। एक ही लाइन ऐड करनी थी कि भाई ये इतना अमाउंट है, एनहेंस इट इज मटेरियल या इमटेरियल, सही है। तो उस पर आपके नंबर थोड़े से बढ़ जाते अभी, लेकिन स्ट्रक्चर आंसर का आपके पास यही होगा, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है आंसर को, कि बिट नॉर्मल, लेकिन स्टैंडर्ड का जितना जिक्र आएगा ना वो आपने पूरा करना, ठीक है, जितना भी रेलेवेंसी बात आती है। इज इट डन? ट्रिपल ए में हमेशा नहीं, कभी कभी, हमेशा आने वाली मतलब जो डेफिनेट रिक्वायरमेंट है वो 2 है फिलहाल, रिस्क एंड प्रोसीजर्स। रिस्क एंड 30 to 35 मार्क्स, वेरी मच सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट, सही। कभी कभी रिस्क के साथ 5 नंबर की आती है, ज्यादा आती ही नहीं है। कितने नंबर की? 5 मार्क्स। और रिक्वायरमेंट क्या है? एक हेडिंग लिखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, लिखिए जरा। आपसे कभी कभार, हमेशा बिल्कुल भी नहीं, जी कभी कभार एक रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज मी 20 या 25 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है ऑडिट रिस्क की, और उसी की वेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, और उसमें लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। ये प्रोसीजर नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर याद है, आप पूरा कायरो लिखा करते थे, इंस्पेक्ट और ये वो। ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है बेटा, लफ्ज क्या लिखा हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसको अलग से जैसे ब्लॉक करके बनाओ, ताकि आपको पता लगे अलग से एक टॉपिक है। कभी कभी फॉर 5 मार्क्स पूछ लेते हैं, हाँ भाई ऑडिटर,
रिस्क असेस करने के बाद व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन डू यू नीड? क्या बोला मैंने? व्हाट एडिशनल? एक काम करते हैं, इधर 1 मिनट रुकना सर, 1 मिनट, छोड़ो छोड़ो, इससे इधर ही आ जाओ। मैंने, ये तो तुमने आंसर लिखा है ना, वो छोड़ो। मैंने तुम्हें इधर एक्सक्यूज में, यहां देखिएगा बेटा, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है? सही है। और आपको मैंने पहला सवाल पूछा, भाई रिस्क निकालो, क्या निकालो? तो आपने ये लिख दिया। मेरा दूसरा सवाल, व्हाट, आजा जल्दी जल्दी, व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन डू यू नीड? जरा बताओ कि क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं, नहीं, हाँ, गुड, रिपीट। पहली वाली गलत थी, दूसरी वाली सही है। सुने, पहला बेटा, पहला सवाल दोबारा से बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दोबारा से। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है? जल्दी बोलो। मशीन इज नॉट फंक्शनिंग वेल। इफ आई आस्क यू व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन डू यू नीड, क्या इंफॉर्मेशन आपको मजीद चाहिए? आप मुझसे पूछोगे सर आरिस कैरिंग अमाउंट कितनी है, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? इस रिकवरेबल अमाउंट के अंदर हायर ऑफ होता है ना, वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज, उसके अंदर 5 साल की प्रेजेंट वैल्यू आती है। सर आरिस तुमने डिस्काउंट फैक्टर कौन सा यूज किया था? है बात समझ में? ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या है? एडिशनल। केस 2, शॉर्टकट में, हाँ, लंबी मत करना क्योंकि बहुत आसान है बेटा। इधर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी है, रिस्क क्या है? हाँ हाँ, ऑडिट रिस्क। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी है। IS2 क्या कहता है? लोअर ऑफ कॉस्ट। और रिस्क क्या है? हायर पे कर दिया है, प्रॉफिट और एसेट ओवर स्टेटेड है, हाँ या ना? व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन डू यू नीड ऑन दैट? नंबर 1 इंफॉर्मेशन, सर हारिस कितने यूनिट्स पड़े? हाउ मेनी यूनिट्स? और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? कॉस्ट कितनी है, NRV कितनी है ना? यानी कि जो इंफॉर्मेशन सवाल में मौजूद नहीं है, इंफॉर्मेशन सवाल में मौजूद नहीं है, मान सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिसाल दूं, प्लीज आंसर मी। ये वर्बल ही है, एग्जाम्पल एक दो लिखेंगे, वर्बल एग्जाम्पल डिस्कशन, दिमाग में बिठाए इसको। मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिला है, 3 साल है और पता नहीं कुछ कंडीशन है, वो बता दी मैंने, कंडीशन बता दी है। इट शुड बी स्प्लिट CL एंड NCL, यानी कि ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए। रिस्क क्या है? इनकम रिकॉर्ड कर दी है कि नहीं? व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन डू यू नीड? हाँ, कितने का ग्रांट मिला? चलो, अगर सवाल में गिवन नहीं है तो वैलिड है। कंडीशन तो मैंने बता दी थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? एडिशनल इंफॉर्मेशन ये सर, अगर आपने उस कंडीशन को मीट नहीं किया तो कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी? रीपेमेंट कितने महीने में वापस करोगे? रीपेमेंट। और आगे बढ़े, बच्चों वाली मिसाल, मैंने 10 मिलियन का लोन लिया है जो मुझे 5 साल में रीपे करना है, बस ये इंफॉर्मेशन है। ऑडिट रिस्क क्या है? 10 मिलियन का लोन है, 5 साल का रीपे, CL NCL में स्प्लिट होना चाहिए, नहीं किया, वो रिस्क है, खत्म। एडिशनल इंफॉर्मेशन बता भाई। इंटरेस्ट रेट क्या है? गिरवी के तौर पे क्या चीज रखाई है? कोवेनेंट्स कितने हैं? है ना? कौन से बैंक से लिया ये तो बता। यानी कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपको मेंशन नहीं। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हमेशा एग्जामिन नहीं होता, कभी आ जाता कभी नहीं। तो आपको वो इंफॉर्मेशन एडिशनल लिखनी है जो सवाल में मौजूद, लेकिन प्लीज बेकार की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसका ताल्लुक ऑडिट रिस्क के साथ हो। किसके साथ हो? जैसे अभी मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन बोली बेटा, वही 1 मिनट यहां सुनना, इधर देखना, 10 मिलियन का लोन है, 5 साल में रीपे करना है, भाई ये इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? जल्दी बताना प्लीज। वो इंफॉर्मेशन मांगना जिसका ताल्लुक FS से हो। सर कौन से बैंक से लोन लिया है, इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, छोड़ दे, क्या करना है इसका?
इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक है। क्यों? इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंस कॉस्ट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट ताल्लुक है। हाँ, ये पूछना। और कोवेनेंट्स पूछोगे, क्यों? क्योंकि कोवेनेंट्स डिस्क्लोज होता है। पेनल्टी, क्योंकि वो भी कोवेनेंट्स में चला गया। चल, यानी हाँ, वही सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सब डिस्क्लोजर में ताल्लुक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, रीपेमेंट टर्म्स पूछना, 1 मिनट। रीपेमेंट, सर कर्जों की अदायगी कैसे, मंथली इंस्टॉलमेंट है, ईयरली है? क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसका ताल्लुक डबल एंट्री से ताल्लुक रखती है। सर आरिस, आपने कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच से लोन लिया, क्या इसका कोई ताल्लुक है? फजूल इंफॉर्मेशन नहीं पूछनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसका ताल्लुक किससे है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ है। बस ये आपका कोई ताल्लुक नहीं है। वो पैसे लगाए कहां पे, इसका ताल्लुक इस ऑडिट रिस्क के साथ नहीं है। मैंने 10 मिलियन का कर्जा लिया है 5 साल में, बस कर्जा 5 साल, इस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां लगाए, कौन सी बैंक से लिया है, इसका एफएस से कोई ताल्लुक नहीं है ना। एफएस से ताल्लुक कितना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है, कोवेनेंट से, दैट्स इट। ठीक है, क्या चीज? ये आपका प्रोसीजर हो जाए। इंस्पेक्ट द बैंक स्टेटमेंट्स टू कंफर्म अमाउंट इज रिसीव्ड, ये क्या है? प्रोसीजर है। और प्रोसीजर तो लंबा लिखते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आधी लाइन भी नहीं आती है, दैट्स द थिंग। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका ऑडिटर है, एक्सक्यूज मी, और मैं मजे की बात तो बहुत आसान है, नहीं बिल्कुल आसान, सीरियसली आसान है। 2-4 एग्जांपल्स आपको कराऊंगा ना, तीसरी आप खुद करके दिखा दो। अच्छा लिखिए जरा, ऑडिटर इज सीकिंग फॉर दी, बेटा जरा जल्दी से ये लिखिएगा प्लीज। ऑडिटर इज सीकिंग फॉर द व्हाट, और उस एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटा रिलेटेड होनी चाहिए मतलब एफएसएस का कोई काम हो। ठीक है, ये नहीं कि भाई भाई शायद कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो, फजूल इंफॉर्मेशन का हमने क्या करना है। IFRS 2 याद है? थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ज्यादा याद है। मैंने आपको बोला कि मैंने ना अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी सेटल पेमेंट्स दिए। क्या दिए? उसकी एंट्री बनती है रेमिशन एक्सपेंस डेबिट इक्विटी क्रेडिट। रिस्क ये कि आपने ये एंट्री पास नहीं की है, और रिस्क को हटाओ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? हाँ, हाउ मेनी एम्प्लॉयज, हाउ मेनी एम्प्लॉयज, ग्रांड डेट क्या है, वेस्टिंग पीरियड क्या है, कंडीशंस क्या क्या है, ये सारी चीजें। इसका ताल्लुक किससे आ रहा है? और मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो चीजें एफएस में रिपोर्ट होने वाली होती हैं उसके बारे में करो। जी, इज इट डन? तो बेटा इसका जो ताल्लुक है ना, इसमें आपके पास होना चाहिए। इसके भी 5 नंबर होते हैं। ठीक है, अब लेट्स से बेटा राइट एन एग्जांपल, राइट एन एग्जांपल के बैंक लोन लिया है 10 मिलियन 3 years। बेटा ऑडिट रिस्क नहीं, हाँ आई डोंट वांट ऑडिट रिस्क, वो आपको पता है। बेटा ये इंफॉर्मेशन गिवन है। जी बच्चों, व्हाट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन? अच्छा, नो फॉर्मल राइटिंग ऑफ आंसर, हाँ फॉर्मल राइटिंग ऑफ आंसर नहीं लिखना, सिर्फ इतना मुझे पता है एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए इसमें आपको। क्या? एक्स परसेंटेज ऑफ व्हाट, और क्या चाहिए? रीपेमेंट शेड्यूल। सर मैं सालाना जो है ना वो किस्तें भरता हूँ, तो उसकी लाइबिलिटी कुछ और होगी, मंथली है तो लाइबिलिटी कुछ। वो याद है ना, लोन इमोर्टाइजेशन शेड्यूल हम लोग बनाते हैं, तो उसमें कर्जों की अदायगी का सिस्टम तो हमें पता होना चाहिए। यानी कि रीपेमेंट टर्म्स या शेड्यूल। जी, आपके पास कोवेनेंट्स
कोवेनेंट्स और क्या चाहिए, मॉर्गेजेस चाहिए। मतलब व्हाट इज दिस, ये सब क्या है सर? ये वो इंफॉर्मेशन है जो, फिर से बोल रहा हूं बार बार, प्लीज गौर से सुनिए, वो इंफॉर्मेशन है जो कहा जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये डिस्क्लोजर में जाएगा, वो उसका ताल्लुक लायबिलिटी एक्सपेंसेस के साथ है, ये तमाम चीजें। बजट है, आप बजट को चेक नहीं कर रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो कंपनी का इंटरनल मैटर है, यू आर डीलिंग विद द एफएस। ये सिक्योरिटी मॉर्गेजेस। हाँ बोलो, 5 जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपने क्या क्या चीजें लेनी है? अच्छा, जिसका ताल्लुक, फिर से बोलो, जिसका ताल्लुक किस पे नजर आ रहा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ नजर आ रहा है, राइट। वन मोर एग्जांपल जी, आपने अपने एम्प्लॉइज को रेम्युनरेशन दी है, क्या दिया भाई? रेम्युनरेशन, यानी कि इक्विटी सेटल्ड। जी बेटा, आईएफआरएस कौन सा है? आईएफआरएस 2। कैन यू पीपल प्लीज टेल मी, बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है जी। व्हाट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन? मैंने आपको, अच्छा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को ना इक्विटी सेटल के ऊपर टर्म्स पे रखा हुआ है, सही है। तो पहला तो ये कि भाई ये क्या है? पहले तो आप ये मुझसे पूछो ना, सर हरीश कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, और और बेटा क्या क्या चीजें पूछनी है आपने? टेस्टिंग पीरियड, कंडीशन, ये 2-4 बातें आपने लिखनी है, ये सुनो। हाँ, अगर आईएफआरएस 2 थोड़ा सा जहन में है, बस ज्यादा लंबी चौड़ी दास्तान नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उस इंफॉर्मेशन का। अब ये नहीं पूछता सर कि एम्प्लॉयज आसानी से मान गए थे, अब इससे तुम्हें क्या लेना देना, है ना? आपको किस इंफॉर्मेशन से लेना देना है? डायरेक्ट अटैक किधर हो रही है? एफएस के ऊपर, ठीक है। दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंटली रिपीटेड रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर आप कैपलान की बुक खोलोगे, जो कि आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 पेज इस चैप्टर का खोलोगे, आगे एक हेडिंग आएगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, इसी चीज को एक्सप्लेन किया है, व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड। अब बुक पढ़ के क्या करना है, क्योंकि बुक पे तो एक आधी एग्जांपल समझा दी, पेपर में तो कुछ भी केस आ जाएगा, ठीक है। एंड डोंट यू वरी, 5 नंबर के लिए, इसके लिए नहीं पूछते, 5 नंबर के लिए पूरे केस में। जैसे सपोज सवाल में IAS 37 का रिस्क है, IFRS 2 का रिस्क है, IAS 19 का रिस्क है, वो कुल मिला के 8 रिस्क है, और 5 नंबर के लिए पूछा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो हर एक एक रिस्क में से एक एक 2-2 पॉइंट आपने उठा के लिखना है, बस समझ में। सो इट्स नॉट 5 नंबर के लिए, ये नहीं कि इसके लिए 5 नंबर नहीं है, किसके लिए? पूरे 20 नंबर के ऑडिट रिस्क के लिए 5 नंबर ही है, ठीक है। चलो जी, हाँ थैंक यू, वेलकम। लिख लिया आप लोगों ने? ये ठीक है। नहीं नहीं, इसको एक्सक्यूज मी, अच्छा बेटा ये जो आपको ना इसको लिस्ट ही करना होगा, मतलब पूरी एक लाइन में भी एक आंसर नहीं जाएगा, आप ये लिखोगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, तो उसका मैं तरीका बता दूंगा, मतलब इस तरह नहीं लिस्ट करना, इसको हल्का सा सेंटेंस बनाना है, हाउ मेनी एम्प्लॉइज, मतलब गिवन द ग्रांट फॉर दिस शेयर्स, इस तरह, ठीक है, सेंटेंस बना के, मतलब द इंफॉर्मेशन अबाउट वेस्टिंग पीरियड एंड द वेस्टिंग कंडीशंस, द ग्रांट डेट एट विच इट वाज एग्रीड, इस तरह करते हो, ठीक है, मतलब कोई डिटेल नहीं। इज इट डन? चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नहीं थैंक यू इसलिए क्योंकि मुझे आइजा 3:20 स्टार्ट करना है, मटीरियलिटी उसमें टाइम लगेगा। बाय बाय, मंडे को, अच्छा मंडे को मुलाकात होती है, सेम टाइमिंग सेम चैनल। अल्लाह हाफिज।